आप सभी को नमस्कार। आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में व्यष्टिशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और यह वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। तो इस टॉपिक में हम आज चर्चा करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणालियाँ। आर्थिक प्रणालियाँ में जैसा किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न संस्थाएं, नियमों और प्रतिमानों के समूह को हम आर्थिक प्रणालियाँ कहते हैं, जिनके द्वारा दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था का संचालन किया जा सकता है। यदि देखा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं, अनलिमिटेड है, एक आवश्यकता पूरा होने पर दूसरी आवश्यकता उसका स्वतः जन्म ले लेता है। प्रत्येक व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता रहता है, जिसके लिए उसे कोई न कोई आर्थिक क्रियाकलाप, कोई न कोई कार्य करना पड़ता है, जिससे कि वह उस क्रिया के द्वारा प्राप्त करने वाला आय या अर्जित करने वाले आय से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसे संगठन एवं संस्थाओं को हम जो लोगों को जीविकोपार्जन में सहायता करते हैं या उत्पादन प्रदान करते हैं, सामाजिक रूप से आर्थिक प्रणाली या इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। अर्थात जिन आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत मानव की उपभोग, उत्पादन, वितरण, राजस्व, आर्थिक संक्रियाओं का संपादन होता है, उसे आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। आर्थिक संस्थाओं के प्रमुख रूप से निजी संपत्ति, आर्थिक स्वतंत्रता, कीमत प्रणाली, प्रतियोगिता, व्यापारिक निगम, परिवार आदि को इसमें हम सम्मिलित करते हैं। समयानुसार ये संस्थाएं विविध समयों में संशोधित होते रहते हैं, बदलती रहती है। इन संस्थाओं में परिवर्तन या योजनाबद्ध तरीके से समयानुसार ये संस्थाएं कार्य करती रहती हैं। तो इस तरह से सामान्यतः इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे समाजवादी आर्थिक प्रणाली की संस्थाओं में परिवर्तन योजनाबद्ध तरीके से, और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो आर्थिक प्रणालियाँ यहाँ पे 3 प्रकार के हैं। पहला है पूंजीवादी प्रणाली, दूसरा समाजवादी प्रणाली और तीसरा है मिश्रित प्रणाली, या हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता के आधार पर यह संगठित व्यवस्था है। इस व्यवस्था पर कीमत का संपूर्ण उसका नियंत्रण होता है और अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति या निजी व्यक्तियों का उस पर नियंत्रण होता है। और इन व्यवस्थाओं में वस्तुओं के उत्पादन, उनके उपभोग, उनके मूल्य का निर्धारण, साधनों का बंटवारा से संबंध सभी महत्वपूर्ण निर्णय निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के द्वारा लिया जाता है और यह निजी लाभ पर ही आश्रित होते हैं। ये व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए यह क्रियाकलाप करते हैं। इस व्यवस्था का प्रारंभिक उदय, या कह सकते हैं कि इस व्यवस्था का उदय 8वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। 8वीं नहीं, ये अगर बात किया जाए कि 8वीं की जगह यह है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उदय हुआ था। जो व्यापारवाद का उदय हुआ 18वीं शताब्दी में, इंग्लैंड से ही यह व्यवस्था शुरू होती है। जो इंग्लैंड की प्रथम औद्योगिक क्रांति से यह पूंजीवादी व्यवस्था शुरू होता है और परिणामस्वरूप इसके बाद विश्व के समस्त देशों में यह फैल गया। इस तरह से पूंजीवादी को प्रमुख कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने नज़रिए से उसे परिभाषित करने का प्रयास किया, उसे बताने का प्रयास किया कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। इसी में प्रोफेसर बेनहम बताते हैं कि राज्य द्वारा कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए लगभग स्वतंत्र है। समाज की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है। प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का स्वामी अपनी इच्छानुसार साधनों का उपयोग करता है तथा
अपनी आय को इच्छानुसार वह व्यय करता है। यह प्रोफेसर बेनहम का मत है। इस तरह से ये एक प्रकार की पूंजीवादी। यदि हम बात करें कि पूंजीवादी की विशेषता क्या है, पूंजीवादी विशेषता जैसे इसमें संपत्ति पर निजी अधिकार, पूंजीवादी जो पहली विशेषता है इसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है, निजी अधिकार होता है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के साधन हैं, व्यक्तिगत स्वामित्व या व्यक्तिगत उस पर नियंत्रण होता है, व्यक्तिगत उस पर अधिकार होता है। वस्तुओं को प्राप्त करने, उसे रखने, उपयोग करने, बेचने, यह संपूर्ण अधिकार ही व्यक्तिगत संपत्ति कहलाती है। इस अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति कार्य करती रहती हैं और इसके अंतर्गत जैसे हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति इस बात का निश्चय करता है कि उत्पत्ति के समस्त साधनों पर निर्णय करने का अधिकार किसको होगा। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होगी उसी के पास उत्पादन करने का अधिकार होगा। वही इस बात का निर्धारण करता है उत्पादन किस वस्तु का किया जाए, और किस व्यक्ति के पास संपत्ति होती है वही इस बात का निर्धारण करता है कि उत्पादन किस वस्तु का किया जाए, किसके या कितनी मात्रा में किया जाए और किस स्थान पर किया जाए और किस विधि से किया जाए। इसी में संपत्ति का निजी स्वामित्व चर्चा करने के दौरान व्यक्तिगत संपत्ति से बचत व धन के संचय को प्रोत्साहित मिलता है। जो व्यक्तिगत संपत्ति से क्या होता है कि धीरे धीरे बचत होता है और उससे प्रोत्साहित से धन इकट्ठा होता है और फिर वही निवेश होकर फिर वह उत्पादन कार्यकलापों में वह प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इसमें व्यक्तिगत संपत्ति से धन नष्ट होने से बचाता है। इसकी विशेषता है जब व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसका सुख उसकी संपत्ति पर निर्भर करेगा, वह उसकी यथाशक्ति सुरक्षा करता है और उसे नष्ट होने से बचाता है। इसी तरह से इसमें आर्थिक स्वतंत्रता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत पूंजी और उससे आय प्राप्त करने की इच्छा अनुसार व्यय करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। इसमें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है, प्रसंविदा संबंधी स्वतंत्रता होती है, उपभोक्ता के लिए चुनाव की स्वतंत्रता होती है। व्यवसायिक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य के नियमों के अंतर्गत एक नागरिक को इच्छानुसार कोई भी व्यवसाय चलाने का पूर्ण उसको एक प्रकार की स्वतंत्रता होती है। उस पर किसी तरह से कोई चीज़ बाहरी चीज़ों से अधिरोपित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार उपभोक्ता के रूप में उसको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपनी आय से कोई भी अपने इच्छानुसार वस्तुओं और सेवाओं को वह उपभोग कर सकता है। इस तरह यह पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता का यह एक इसकी विशेषता है। इसमें और जो अगली विशेषता इसकी बताई जाती है कि लाभ की प्रकृति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमेशा लाभ पर आश्रित होता है और उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की मात्रा, उत्पादन और रोजगार का अंश राष्ट्रीय आवश्यकता पर आधारित न होकर यह लाभ के अंश पर निर्भर करता है, जिसके अनुसार जितनी ही ज़्यादा उसे लाभ प्राप्त होता है वह उतने ही ज़्यादा उत्पादन कराने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के बीच उचित नहीं हो पाता है और अत्यधिक उत्पादन या न्यूनतम उत्पादन की समस्या यह उत्पन्न होती है। इसके बाद इसकी अगली ये भी विशेषता है उत्तराधिकारी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में व्यक्तिगत संपत्ति के उत्तराधिकारी से संबंधित उत्तराधिकार का नियम लागू होता है, अर्थात यह उसके संपत्ति को उसके आने वाले पीढ़ियों को वह हस्तांतरित हो जाता है और इस तरह से प्रत्येक संपत्ति के स्वामी को यह अधिकार होता है कि वह अपनी स्वतंत्रता पूर्वक इस बात का निश्चय कर ले कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का, उसकी प्रॉपर्टी का पूरा राइट उसके आने वाली पीढ़ियों पर होगा। इस तरह से यह उत्तराधिकारी नियम इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में पाया जाता है। इसी तरह से ये सामाजिक वर्ग भेद, पूंजीवादी उत्पादन व्यवसाय में समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, एक धनी वर्ग, दूसरा निर्धन वर्ग, अर्थात एक शोषक और एक शोषित वर्ग। और इस तरह से शोषक या एक प्रकार का मिल और एक प्रकार का जो मालिक और श्रमिक दो रूपों में बढ़ जाते हैं। श्रमिक दो वर्गों में विभाजित होता है। इस उत्तरोत्तर इन दोनों वर्गों के बीच काफ़ी लंबी खाई हो जाती है। इस तरह से सामाजिक वर्ग भेद में धनी और धनी होता चला जाता है, निर्धन और निर्धन होता चला जाता है। इस तरह समाज में जो एक क्लास इंटरवल होता है, एक बहुत बड़ी खाई चौड़ी हो जाती है, जिससे समाज में यह बहुत बड़ी विकृति पैदा हो जाती है। इसी तरह से
पूंजीवादी की व्यवस्था में, या हम कह सकते हैं कि इसमें अगली विशेषता सब प्रतिस्पर्धा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता के संबंध में प्रतिस्पर्धा भी पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की एक आधारभूत इसकी विशेषता है। और प्रतियोगिता के लिए यह आवश्यक है कि संपूर्ण साधनों का आपूर्ति गतिशील हो तथा किसी विशेष तथा वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने की अक्षमता पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में पाई जाती है। प्रतियोगिता के कई लाभ होते हैं। पूंजीवादी प्रतियोगिता में कई लाभ होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुओं के खरीदने के लिए या उसे चुनने के लिए स्वतंत्रता होती है। उत्पादन करने से उसमें कुशलता की वृद्धि होती है। यह याद रहे कि पूंजीवादी व्यवस्था में भी पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है और साधारणतः या अपूर्ण प्रतियोगिता या ओलिगोपोली मार्केट के रूप में हम इसको देखते हैं। इस तरह से यह एक प्रकार का पूंजीवादी की विशेषता है। लेकिन अब हम बात करें पूंजीवादी के इसके लाभ, यह रहन सहन के स्तर में वृद्धि करता है, यह इसकी एक विशेषता है। दूसरा विशेषता कि इसमें लचीलापन होता है, अर्थात पूंजीवादी समर्थकों के अनुसार यह प्रणाली लोचपूर्ण है। इसमें परिवर्तन समय अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है और प्रबंधक अपनी उत्पादन विधि में, प्रबंधन और कार्यप्रणाली में यह समयानुसार इसमें चेंजिंग किया जा सकता है। इस तरह से ये इसके लाभ हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के लचीलापन पाया जाता है। उत्पादन में वृद्धि इसकी एक अलग विशेषताएं हैं कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली ने वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों, या कह सकते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में सुधार करने का यह एक प्रकार का इसमें रूप देखा जाता है। और दूसरी इसकी जो लाभ है, इसमें स्वतंत्रता होती है। इन्हें अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा पूंजीवादी व्यवस्था में नागरिक अधिक राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत संपत्ति का स्वामित्व उसके राजनीतिक अधिकारों को भी सार्थक बना देता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का इच्छानुसार व्यवसाय चुनने का और इच्छानुसार वस्तुओं का उत्पादन करने का और इच्छानुसार वस्तुओं को खरीदने की इसमें स्वतंत्रता रहती है। किसी तरह से इसमें बाहरी चीज़ें थोपी नहीं जाती हैं। इसी तरह से यह एक प्रकार की पूंजीवादी विशेषता के जो इसके लाभ बताए गए। और इसी के साथ अगर बात किया जाए कि पूंजीवादी इसके क्या दोष हैं, क्या इसकी कमियां हैं या क्या इसकी डिमेरिट है, तो बेकारी का भय। पूंजीवादी उत्पादन में अगर डिमेरिट बात किया जाए तो बेकारी का भय पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की मांग के पूर्व अनुमान के अनुसार की जाती है कि अगर किसी वस्तु की उत्पादन की डिमांड ज़्यादा है तो उस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। यदि उस वस्तु के उत्पादन में कमी है तो यदि उस वस्तु की डिमांड कम है तो उस वस्तु का उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है। इस तरह से इसमें बेकारी का भय बना रहता है। यदि मांग के अनुसार उसकी उत्पादन ज़्यादा हो गया और इसके बाद वह डिमांड कम हो गया तो उससे क्या हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में या वहाँ पे मंदी आ जाती है। वह तेज़ी काल आते रहते हैं, मंदी और तेज़ी उसमें आते रहते हैं। इसलिए यह भी उद्योग का उत्पादन कम या अधिक होता रहता है। पूंजीपति मजदूरों को कम कर देता है और इससे बेकारी फैल जाती है। इससे वस्तु में पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में उद्योगपति अपने लाभ को अधिकतम करने का यह हमेशा प्रयास करता है। दूसरी चीज़ इसमें जो इसकी डिमेरिट है, आय एवं धन के वितरण में असमानता। इसमें देखा जाए कि जो पूंजीवादी वर्ग हैं वह श्रमिकों को अत्यधिक कम से कम मात्रा में मजदूरी देने का प्रयास करते हैं और अधिकांश मजदूरों का अधिकार या उनके द्वारा जो कमाया गया या उनके द्वारा जो उत्पादन में सहयोग किया गया अधिकांश मात्रा में उनके मजदूरी के बराबर उनके वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि उसका अधिकांश लाभ स्वयं पूंजीपति हड़प लेते हैं। इस तरह से आय एवं धन के वितरण में असमानता हो जाती है। अमीर और अमीर बनता चला जाता है, गरीब और गरीब बनता चला जाता है। इस तरह से यह इसकी डिमेरिट है। और इसकी अगली डिमेरिट अगर हम बात करें तो आर्थिक अस्थिरता। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में उत्पादन अपने व्यक्तिगत लाभ के सामान्य रखकर पूंजीवादी में व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए वह इन सब चीज़ों का निर्णय करता है और राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के बीच किसी भी प्रकार का समायोजन इसमें संभव नहीं करता है। उसको यदि लगता है कि हमें इस वस्तु के उत्पादन में, इस वस्तु के विक्रय में हमें लाभ है तो वह उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहेगा। और वह अगर सोचेगा नहीं हमें इस वस्तु के उत्पादन में या इसमें हमारा कोई भी प्रकार कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वह उसमें किसी तरह से कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा। इस तरह से यह एक प्रकार का पूंजीवादी के एक डिमेरिट बताया जाता है। और इसी तरह से ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। यह टॉपिक आपका
पूंजीवादी या इकोनॉमिक सिस्टम में पूंजीवादी की विशेषता, पूंजीवादी क्या है, इसके क्या मेरिट हैं, क्या डिमेरिट है। धन्यवाद।